नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल हमास संघर्ष की, दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की शिरकत की, विदेश मंत्रियों की ब्रसेल्स में आयोजित 2 दिवसीय बैठक की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ग्रीस के प्रधानमंत्री की मुलाकात रद्द होने के पीछे की वजह की और अमेरिका के व्हाइट हाउस में हॉलिडे सीजन की सजावट की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल ने कहा, अगर बंधकों की रिहाई को लेकर ठोस प्रस्ताव आता है तो अस्थायी संघर्ष विराम को बढ़ाने पर हो सकता है विचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में बीमारी का खतरा बढ़ने की दी चेतावनी। नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। यूक्रेन को समर्थन देते रहने की सदस्य देशों ने जताई प्रतिबद्धता। नाटो प्रमुख ने कहा, ठंड से पहले रूस ने बड़े पैमाने पर इकट्ठा की मिसाइलें, फिर कर सकता है यूक्रेन ऊर्जा संयंत्रों पर हमला। स्वीडन ने जताया भरोसा, नाटो में शामिल होने के उसके आवेदन पर तुर्की आने वाले कुछ हफ्तों में देगा अपनी सहमति। नाटो बैठक से इतर मामले पर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, पार्थेनन मूर्तियां का विवाद दोनों देशों के संबंधों को नहीं पहुंचाएगा नुकसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रीस द्वारा अपने आश्वासन को तोड़ने के कारण रद्द हुई उनकी अपने समकक्ष के साथ मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अदालत से मिली बड़ी राहत। भ्रष्टाचार के 2 मामलों में किए गए बरी, 2018 में ठहराया गया था दोषी। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एशिया की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम जारी है। ऐसे में कई देश संघर्ष विराम को और बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान की ओर बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही इसके अलावा हमास के कब्जे से छूटे लोग अपने परिवार वालों के साथ मुसीबत की उस घड़ी को बुरी यादों का साझा कर रहे हैं और जो बातें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इजराइल हमास संघर्ष का 54वां दिन, अस्थायी संघर्ष विराम का 6ठा और अंतिम दिन है। कई देश संघर्ष विराम को और बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के हर गंभीर प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि शेष बंधकों को रिहा करने के लिए मेज पर कोई गंभीर प्रस्ताव जरूर होना चाहिए। एलान लेवी ने कहा कि हमास के कब्जे में अभी भी 161 लोग मौजूद हैं, इनमें से 15 विदेशी नागरिक हैं। इजराइल सरकार हर एक बंधक को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंधकों की रिहाई के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जा सकती है। हालांकि बंधकों को छोड़ने के लिए गंभीर प्रस्ताव होने चाहिए। हम निश्चित रूप से हर गंभीर प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि अस्थायी संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर इजराइल के साथ काम किया जाएगा ताकि बचे हुए बंधकों को वापस लाया जा सके। अगले कुछ दिनों को देखते हुए हम विराम को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हम अधिक बंधकों को बाहर निकालना और अधिक मानवीय सहायता जारी रख सकें। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक अभियान जारी रहेगा। इस बीच इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में की गई कार्रवाई में 2 वरिष्ठ आतंकी गुर्गों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के जुबैदी और स्थानीय ऑपरेटिव हुसान हुनून को मार दिया गया है। इससे पहले फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 2 बच्चों की मौत का दावा किया था।
मंगलवार की शाम से ही इजरायली सेना ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ा हुआ है। उधर सीमावर्ती कस्बों से निकाले गए इजरायली अस्थायी संघर्ष विराम के बीच अपने घरों को पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर 7 अक्टूबर के हमलों की याद ताजा हो गई। वहाँ का मंजर बेहद भयावह है, उसे बयान नहीं किया जा सकता है। इसे 1-2 दिन ठीक नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ कपड़ा लेने आए थे और अगली सूचना तक यहीं रहेंगे। जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, तब तक अपने घरों में लौटने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान की ओर बढ़ने का आह्वान किया है। इस बीच हमास के कब्जे से छूटे लोग अपने परिवार वालों के साथ मुसीबत की उस घड़ी की बुरी यादें साझा कर रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। हमास द्वारा रिहा किए गए 12 वर्षीय फ्रांसीसी बंधक की चाची ने कहा कि उनके भतीजे ने भयावहता का अनुभव किया है, उसे कोई भी देखना नहीं चाहेगा। उन्होंने बताया कि जब बच्चे रोते थे तो उन्हें हथियारों से मारने की धमकी दी जाती थी ताकि वो डर से चुप हो जाएं। जब भी कोई बच्चा वहाँ रोता था तो वह उन्हें हथियार से धमकाते थे ताकि वे चुप हो जाएं। एक बार गाजा में सभी नागरिकों को वहाँ पहुँचने पर सभी को पीटा गया। हम यहाँ 12 साल के एक बच्चे की बात कर रहे हैं। उधर सहायता एजेंसियां फिलिस्तीनियों को भोजन और पानी पहुंचाने के लिए मौजूदा संघर्ष विराम का फायदा उठा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA दक्षिण क्षेत्र में खान यूनिस में आटे और ताजे पानी के बैग वितरित किए। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद बहुत से लोग दक्षिणी गाजा की ओर पलायन कर गए थे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी सेना का एक विमान जापान की में याकुशिमा आइलैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पर 8 अमेरिकी सैनिक सवार थे। खबरों के मुताबिक CV-22 ऑस्प्रे विमान याकुशिमा एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसकी बाईं तरफ वाले इंजन में आग लग गई थी। माना जा रहा है कि विमान यामागुची क्षेत्र के इवाकुनी बेस से ओकिनावा के कादेना बेस के लिए उड़ान भर रहा था। विमान स्थानीय समय अनुसार 2:40 पर रडार से गायब हो गया था। कोस्ट गार्ड का कहना है कि इसके 7 मिनट बाद विमान से आपातकालीन संदेश मिला, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इस पद के लिए निकट सहयोगी बैरिस्टर गौहर खान को प्रत्याशी नामित किया है। पार्टी के प्रवक्ता बैरिस्टर अली जफर ने बुधवार को ऐलान किया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का अंतर पार्टी चुनाव 2 दिसंबर को नियत किया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने PTI को काफी समय से लंबित पार्टी के लिए चुनाव कराने के लिए 20 दिन का समय दिया था। चेतावनी दी थी कि अगले साल 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट जब्त हो सकता है। इसके डर से PTI कोर कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में पार्टी चुनाव कराने को मंजूरी दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में बरी कर दिया है। नवाज शरीफ को 2018 में दोषी ठहराया गया था। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड संपत्ति और अल अजीजिया मामले में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नवाज शरीफ 2019 में लंदन चले गए थे, जिसके बाद वे पाकिस्तान नहीं लौटे थे। ISC ने 2020 में दोनों मामलों में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। लगभग 4 वर्ष के आत्मनिर्वासन के बाद पिछले माह ही नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट आए हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर से बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई आने वाले हैं। खासतौर पर COP28 सम्मेलन जो है उसमें शिरकत करेंगे। किस प्रकार से ये सम्मेलन का आयोजन होगा, खास तौर पर किस प्रकार से भारत और यूएई के संबंध हैं, इस पर हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारत के राजदूत यूएई में हैं संजय सुधीर जी, वो हैं। सर, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री यूएई आ रहे हैं, एक अच्छे संबंध रहे यूएई के साथ भारत के। इस बार आप किस प्रकार से देख चुके COP28 भी यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है? 28वां COP यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और प्रधानमंत्री जी के यहाँ शामिल होने की बहुत प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का विषय है, इंडिया ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया है। जहाँ तक बात करें इंडिया यूएई के संबंधों के पिछले दिनों में अगर देखा जाए, फिर वो हम बात करें बायलैटरल या फिर इकोनॉमिक ट्रेड की, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से इन संबंधों को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है काउंटर पार्ट्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए। इंडिया यूएई की जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। बट इस रिलेशनशिप में जो ऊर्जा आई है पिछले 10 वर्षों में, वो अपने आप में एक नई चीज़ है। तो पिछले साल हमने सीपा साइन किया और उस सीपा के चलते करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है हमारे आपसी ट्रेड में। मल्टीलैटरल फोरम्स की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जब किसी मल्टीलैटरल फोरम पर जाते हैं तो भारत की आवाज़ जो है बुलंद होती है और उसको ध्यान में रखा जाता है जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं। चूँकि ये भी एक मल्टीलैटरल फोरम होगा COP28, यहाँ पर किस प्रकार से हमने तैयारी की है अपनी बात रखने के लिए? यहाँ पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी आएँ और अपना क्या मैसेज शेयर करेंगे लोगों के साथ, बिकॉज प्रधानमंत्री जी जो मैसेज शेयर करते हैं उसको लोग सीरियसली सुनते हैं और सीरियसली लेते हैं। हमारा जो इंडिया पवेलियन सेटअप हुआ है यहाँ पे ब्लू जोन में, उसमें एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न स्टेट्स को मौका मिलेगा यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात आगे रखने का और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की किस तरह हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो भारत के राजदूत जो कि संयुक्त अरब अमीरात में, उन्होंने कहा किस प्रकार से भारत तैयार है इस COP28 को लेकर और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा किस प्रकार से भारत और यूएई के संबंध पिछले कई सालों से जो है और पुख्ता बनते जा रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ शिशिर शेलार, DD न्यूज़, दुबई। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात यूरोप की। यूक्रेन रूस संघर्ष समेत स्वीडन की सदस्यता जैसे कई अहम मुद्दों पर नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की ब्रसेल्स में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में चर्चा हुई और इस बार की बैठक में इन मुद्दों को काफी गंभीरता से लिया गया और तमाम देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस और यूक्रेन को लेकर अपने अपने सुझाव साझा किए। रूस के यूक्रेन में फिर से तेज होते हमलों के बीच नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की ब्रसेल्स में आयोजित 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। 31 सदस्यों वाले इस संगठन की बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत स्वीडन की सदस्यता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प दोहराते हुए रूस को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि किसी भी देश को सीमाएं फिर से तय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने नाटो की शक्ति और एकता की सराहना की।
there's a good reason for that. I think सबसे पहले हमने यूक्रेन के लिए नाटो के स्थायी समर्थन और प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया। सभी सहयोगियों ने यूक्रेन के लिए मजबूत स्थायी समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की है। नाटो अटल है। हम यूक्रेन की सहायता करना जारी रखेंगे। looking at the next couple of days. वहीं नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, ठंड के शुरू होने से पहले रूस ने मिसाइलों का भंडार इकट्ठा कर लिया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के पावर ग्रिड और ऊर्जा अवसंरचना पर नए हमले की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि रूस सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि उसे कम करके आंका जाए। Year by year, यह महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन के साथ हमारी एकजुटता न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में भी प्रदर्शित हो। यूक्रेन को हमारे समर्थन की निरंतर और तीव्र आवश्यकता है। lost a substantial part. जर्मनी की विदेश मंत्री ने सर्दियों के मौसम में रूसी हमलों से बचने के लिए सभी देशों से एकजुट होकर यूक्रेन को मदद देने का आग्रह किया। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए और नागरिक ढांचों को भी हानि हुई है। रूस सर्दियों में बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा, जिससे कि आम जनता ठंड से परेशान हो जाए। इसीलिए हमें सर्दियों के लिए शीतकालीन सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। जर्मनी ने पहले से ही इसकी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री ने युद्ध के बाद से लगातार साथ खड़े रहने के लिए सहयोगी देशों का आभार व्यक्त किया। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो में शामिल होने के लिए उसने आवेदन दे रखा है। हमें लड़ाई जारी रखनी होगी। यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। हमारा लक्ष्य है 1991 से पहले की हमारे देश की सीमाओं पर अपना कब्जा वापस पाना और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा केवल यूक्रेन की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि पूरे यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा का मामला है। उधर स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा डाल रखा है। बैठक से इतर स्वीडन के विदेश मंत्री ने तुर्की के अपने समकक्ष से मुलाकात की। स्वीडन ने कहा कि कुछ हफ्तों में तुर्की ने संगठन में शामिल होने के लिए मंजूरी देने का भरोसा दिया है। मैंने मेरे तुर्की समकक्ष से वार्ता की। उनका कहना है कि हमारी सदस्यता पर कुछ दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। हम किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन यह काम जल्द पूरा होना चाहिए। पिछले साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की पहल की गई थी, लेकिन नाटो सदस्य तुर्की ने आपत्ति जताई कि दोनों देश उन समूहों को पनाह दे रहे हैं जिन्हें वो आतंकवादी मानता है। हालांकि तुर्की ने अप्रैल के महीने में फिनलैंड की सदस्यता को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन स्वीडन के लिए रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की मुलाकात रद्द हो गई है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात न होने के पीछे 2500 साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद हैं। ग्रीस लगातार उन मूर्तियों को ब्रिटेन से वापस लेने की मांग करता आया है। वहीं ब्रिटेन ने मूर्तियों को न लौटाने की बात कही है। 2500 साल पुरानी मूर्तियां इन दिनों ब्रिटेन और ग्रीस के बीच विवाद का कारण बनी हुई हैं। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा एक राजनीतिक विवाद बन चुका है। मामला इस हद तक खराब हो गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीस के अपने समकक्ष के साथ होने वाली बैठक को ही रद्द कर दिया। दरअसल करीब 2.5 दशक पुरानी ये पार्थेनॉन मूर्तियां इस वक्त ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई हैं और ग्रीस इसे वापस मांग रहा है। ग्रीस ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि ब्रिटेन मामले पर चर्चा करने से बचने के लिए ही मुलाकात रद्द कर दी है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना से दोनों देशों के संबंध किसी भी हालत में खराब नहीं होंगे। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंध किसी भी हालत में खराब नहीं होंगे। इसका एक अच्छा पहलू ये रहा है कि जो लोग इस मुद्दे को नहीं जानते वो भी जान गए हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में 30 से अधिक पार्थेनॉन मूर्तियां मौजूद हैं। कभी इनमें से अधिकांश मूल रूप से एथेंस की एक्रोपोलिस पहाड़ी पर स्थित पार्थेनॉन मंदिर की दीवारों को सुशोभित करती थीं। 432 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ ये मंदिर देवी एथेना को समर्पित था और इसे एथेंस के स्वर्ण युग को शानदार महिमा के रूप में देखा जाता है।
75 मीटर लंबी एक मूर्ति खास है जो एथेना के जन्मदिन के लिए एक जुलूस को दर्शाती है और अन्य मूर्तियां दूसरे देवताओं, नायकों और पौराणिक प्राणियों को दर्शाती हैं। पार्थेनोन को एल्गिन मार्बल्स भी कहा जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य के तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत थॉमस ब्रूस पार्थेनोन को ब्रिटेन ले गए। ब्रिटिश संग्रहालय ने 1816 में इसे खरीद लिया। ग्रीस लॉर्ड एंगल पर चोरी का आरोप लगाता है, लेकिन उनका दावा है कि मार्बल्स को हटाने के लिए ऑटोमन साम्राज्य से उन्हें बाकायदा इजाजत मिली हुई थी। ग्रीस पर उस समय ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। हालांकि उन्हें अनुमति देने वाला पत्र कहीं खो चुका है, लेकिन इसका टेक्स्ट विवादित बना हुआ है। 1830 के दशक में आज़ादी हासिल करने के बाद से ही एथेंस मूर्तियों की वापसी की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में मूर्तियों की वापसी के अभियान ने जोर पकड़ा। ब्रिटिश संग्रहालय इन मूर्तियों का संरक्षक है। ब्रिटेन का दावा है कि इसे ऑटोमन साम्राज्य के साथ एक कानूनी अनुबंध के तहत ही एल्गिन द्वारा अधिकृत किया गया था और ग्रीस की वापसी की मांग को खारिज कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आश्वासनों के टूटने का बैठक रद्द होने का कारण बताया है। जब इस विषय पर हमें विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और विशिष्ट आश्वासन दिए गए और फिर तोड़ दिए गए, तो ये उन्हें पराया लग सकता है। मुझे लगता है कि जो भरोसा दिया जाता है उसे पूरा किया जाना चाहिए। बची हुई अधिकांश मूर्तियां मोटे तौर पर लंदन और एथेंस के बीच समान रूप से विभाजित हैं। नया एक्रोपोलिस संग्रहालय 2009 में एथेंस में खोला गया है। इसे उस समय की मूर्तियों को उनके मूल आउटलेट में प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कला प्रेमी लॉर्ड एल्गिन का दावा था कि जीर्ण शीर्ण पार्थेनोन की तुलना में मूर्तियां ब्रिटेन में ज्यादा बेहतर रहेंगी, इसलिए इसे वो लेकर ब्रिटेन गए थे। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। अबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दूरदर्शन से बात करते हुए BPAS के स्वामी ब्रह्म विहारी ने कहा कि यह मंदिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। यूए में बड़े तौर पर अगर देखा जाए, हिंदू समाज इस वक्त फल फूल रहा है। जाहिर सी बात है, मेहनत भी है और साथ ही साथ काम है, दोनों चीजें चल रही है। और इस वक्त अगर देखा जाए, ये रिकग्निशन अनेक अनेक स्तर पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि इस वक्त यूएई में एक बड़े मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, बैप्स हिंदू मंदिर, जो कि आप देख पाएंगे सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। और आने वाले समय में ये मंदिर जो है ये भी इनॉग्रेट यहाँ पर किया जाएगा। इस वक्त हम दुबई में COP28 का सम्मेलन है, तो ऐसे में किस प्रकार से पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे साथ है बैप्स के स्वामी ब्रह्म विहारी जी सर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त अगर देखा जाए, यूएई और भारत के संबंध काफ़ी दृढ़ हो चुके हैं और ये का ही मुजाहिदा है कि हम देख पा रहे हैं एक बड़ा मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, निर्माण का काम चल रहा है। आने वाले समय में दोनों देशों की यही अगर देखा जाए तो संबंध काफ़ी और दृढ़ होंगे इससे भी। देखो, ये दोनों देशों का जो अच्छा संबंध है दोनों लीडर्स के वजह से है। और both our honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, they have struck a very deep friendship, and this is the proof what friendship can do. दोनों देश सिर्फ नज़दीक आए ऐसा नहीं है, कल्चर्स नज़दीक आए हैं, कम्युनिटीज़ नज़दीक आई है, धर्म नज़दीक आया है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में भी एक माहौल ऐसा है कि वी कैन को एग्जिस्ट टुगेदर। भारत की संस्कृति की बात करें, भारत तो हमेशा पर्यावरण के लिए काफ़ी मुखर रहा है और धरती तो हमारी माँ है, ये भारत की सीख है। तो ऐसे में जब कई सारे देशों के नेता यहाँ पर उम्मीद होंगे, सब इकट्ठा होंगे और पर्यावरण की बात करेंगे, तो आपकी क्या उम्मीद है किस प्रकार से भारत जो है वो चमके इन सभी सितारों के बीच, इन सभी देशों के बीच, और अपनी आवाज़ जो है बुलंद रखे पर्यावरण को लेकर, जो बाकी देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण आवाज़ होगी। देखो, मैं साफ अंतर से समझता हूँ एक बात, ideals are one thing, but putting those ideals, giving life to them. You may have a heart, but you need a heart that beats.
India is one country. Of course, we have a heart for environment. But now that heart has to beat. And once that heart starts beating, 1 billion and more people for environment, by changing our lifestyles that actually restricts our consumers consuming less energy, and by changing a lifestyle which is more eco-friendly, that's the only way that the world will change. There cannot be a better time when we have a leader who is not just politically important, not just nationally, he has cultural, spiritual depth. Look at the wonders he has created in India, redeveloping the entire Kedarnath, the Mathura corridor, the Kashi corridor, and giving importance to the values that matter. I believe it will be a unique COP28 which will become the blueprint for the rest of the world. धन्यवाद स्वामी जी, आपसे जो ब्लेसिंग मिली है, जो आशीर्वाद मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक फलश्रुति अच्छी हो। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री आएंगे, सब नेता यहाँ पर होंगे, तो एक ऐसा विकल्प निकले जो पूरे देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए जो है पर्यावरण के हित में हो, और इसके लिए जो आने वाला भविष्य है वो भी सुजलाम सुफलाम हो। शीर शिलार, टीडी न्यूज, दुबई। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।